नमस्कार फ्रेंड्स, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की फ्यू मिनट सीरीज़ में हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में जानेंगे। तो उसके बारे में इसलिए जानना है क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है और इसके बेसिक्स, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स और इसके क्या क्या फंक्शंस रहते हैं और इसके एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आज हम सब ये पढ़ेंगे। खैर, उससे पहले आपको ये बता दें कि हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स जो है यूपीएससी 2023 को फोकस करते हुए चल रहा है, जिसमें डेली वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पे एनालिसिस मिलेगा। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज उसकी डिमार्केशन होगी, बाइफर्केशन होगी। तो सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको और सब्जेक्ट के अंदर भी कैटेगरीज या सब टॉपिक्स के हिसाब से आपको टॉपिक वाइज डिस्कशन भी मिलेगा और साथ ही साथ डेली पीडीएफ्स, मंथली कंपाइलेशन। तो आपका करंट अफेयर्स का होलिस्टिक प्रिपरेशन अगर एक ही जगह पे आपको चाहिए और आपको 2-3, 10, 15 न्यूज़पेपर, मैगजीन ये सब नहीं पढ़ने हैं, तो आप हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज भी स्टार्ट हैं, जिसमें ऑफलाइन बैच एक हमारा न्यू इनिशिएटिव है, जिसमें हम न्यू ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं इस मंथ से। और उसमें आपको ये सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी ऑफ ऑल जीएस सब्जेक्ट्स एंड एडिशनली आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी इनरोल करा सकते हैं। लाइव क्लासेस जो हैं, ऑनलाइन क्लासेस तो हमारी चल ही रही हैं रेगुलर, और उसमें भी आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। बट एक जो पर्सनल कनेक्ट का बेनिफिट होता है वो आपको ऑफलाइन क्लास में ही मिलेगा। एंड आई मस्ट टेल यू कि पर्सनल कनेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और अंडररेटेड बेनिफिट है इस एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो आप ये ज़रूर देखिए हमारी वेबसाइट पे जाके और इन्हें एनरोल करें। खैर चलिए, एनआईए न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली कुछ केसेस एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंपे गए, जो पहले स्टेट पुलिस के पास हुआ करते थे। इनमें से राजस्थान के उदयपुर में एक ब्रूटल किलिंग जो हुई थी, आपको याद ही होगा, लास्ट वीक इन जून, उसका केस एनआईए को सौंपा गया। फिर रिसेंटली एक और किलिंग जो उससे एक हफ्ता पहले यानी 21 जून को अमरावती में हुई थी, उसको भी एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंपा गया। तो ये एनआईए है क्या? देखिए, न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि June 28 killing of Taylor Kanhaiyalal, which we all saw on the social media. There were so many reports regarding that. And राजस्थान के उदयपुर का ये केस है, और दूसरा केस है अमरावती इन महाराष्ट्र, जिसमें एक फार्मासिस्ट उमेश कोहले की भी ऐसे ही एग्जीक्यूशन किया गया था, और वो भी संदिग्ध टेररिस्ट एक्टिविटी, आतंकवादी एक्टिविटी का हाथ होने के संभावना पाई गई है। अब एनआईए के बारे में जानते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनाई ही काउंटर टेररिज्म पर्पस के लिए गई है, और ये बनाई गई थी इन द वेक ऑफ 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स। तो मुंबई में जो भयानक हमला 2008 में हुआ 26/11 को, उसको ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में एक कानून पास किया गया था जिसका नाम था एनआईए एक्ट। और एनआईए एक्ट 2008 के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2009 में, जैसा मैंने आपको बताया, और इसके हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में। इसके कई सारे ब्रांच ऑफिसेज भी हैं। रिसेंटली इम्फाल में भी इसके ब्रांच ऑफिस खोले गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोची, कोलकाता, जम्मू, रायपुर, इम्फाल, दीज आर द रीजनल ऑफिसेज, बट मेन इसका HQ जो है वो न्यू दिल्ली में पड़ता है। NIA also has a separate cell, specialized cell, and that works on terror funding and fake currency. आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के लिंकेजेस आपके यूपीएससी मेंस के सिलेबस में इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में फेक करेंसी, काउंटरफिट करेंसी, which is almost one and the same thing, स्मगलिंग, ये सारी गतिविधियां जो हैं जिनसे पैसा कमाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है टेरर एक्टिविटीज़ के अंदर, उसके ऊपर भी नज़र बनाए रखने के लिए एनआईए का एक सेल है जिसका नाम है TFFC। एनआईए के हेड होते हैं डायरेक्टर जनरल, जो इनकी टॉप मोस्ट पोजीशन होती है वो होती है DG, और उनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। प्रेजेंटली पंजाब कैडर के IPS ऑफिसर दिनकर गुप्ता, जो पहले पंजाब के DGP रह चुके हैं, उनको एनआईए का DG यानी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया था। एनआईए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे होम अफेयर्स, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA के अंडर ये काम करती है। इसको आज तक
447 केसेस जो हैं जब से बनी है तब से इसके पास रजिस्टर हुए हैं। और एनआईए का ना, एनआईए एक्ट का एक शेड्यूल है, जैसे हमारे संविधान में शेड्यूल है ना जिसमें 1 से लेके 12 तक टॉपिक्स हैं, शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके, वैसे एक शेड्यूल एनआईए एक्ट के एंड में लगा हुआ है, अटैचमेंट। उस अटैचमेंट में उन एक्ट्स या उन कानूनों का नाम है जिसके अंडर अगर केस रजिस्टर होता है तो एनआईए उसके अंदर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो जितने भी शेड्यूल में ऑफेंसेस लिखे हैं या एक्ट्स लिखे हैं उसके केसेस में एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं वो किस तरह के केसेस हैं। और इसका काम होता है कि खुद भी ये असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है, यानी ये किसी और एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और उनसे कोलैबोरेशन मांग सकती है। एंड दैट इंक्लूड्स ऑल द एजेंसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की और एजेंसीज इन्वेस्टिगेटिव कौन सी हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो इन सब के साथ कोलैबोरेट कर सकती है। साथ ही में स्टेट पुलिस के साथ भी कोऑपरेट कर सकती है, उनसे कोलैबोरेशन मांग सकती है। सो इसके पास एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के नेक्स्ट लेवल पे आता है। समझ रहे हैं? अगर संविधान में होता है ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती, बट इट इज अ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। और साथ ही साथ एनआईए एक्ट के अंदर अगर कोई चेंजेस आते हैं तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन या इसकी जो पावर्स हैं वो बढ़ भी सकती हैं, बढ़ाई भी जा सकती हैं। अब काउंटर टेररिज्म के लिए एक सेंट्रल एजेंसी होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि टेररिस्ट की कोई बॉर्डर नहीं होती है और खासकर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ऑपरेट करती हुई पुलिस को लीगल हैसल्स फेस करने पड़ते हैं जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट को ट्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए पंजाब के अंदर कोई टेरर एक्टिविटी होती है तो उसके लिंक आसपास के यूपी, बिहार, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर से हो सकते हैं। अब अगर एक ही सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उसके लिए आसानी रहेगी इसमें। क्यों? क्योंकि उसे हर जगह प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना पड़ेगा जाते हुए, because it has a parliamentary authority that gives it jurisdiction all over India। और साथ ही साथ all over India ही नहीं दोस्तों, इंडिया के बाहर भी एनआईए इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं किस तरीके के एक्ट या कानून इसके अंदर है शेड्यूल के। तो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, यूआपा ये बड़ा फेमस एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, दिस इज एन एंटी टेरर लॉ। और यूआपा एक्ट 1967, अभी रिसेंटली वो एनआईए को जो केस दिया गया है ना उदयपुर के अंदर, उसमें भी यूआपा अप्लाई हुआ है। एंटी हाईजैकिंग एक्ट, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन। तो भारत क्या करता है, कई बार इंटरनेशनल कन्वेंशंस करता है, वो भी एंटी टेरर वाले एस्पेक्ट को लेके, तो उनको इंप्लीमेंट करना भी एनआईए की जिम्मेदारी होती है। उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करना भी एनआईए जिम्मेदारी होती है, वो एक नोडल एजेंसी की तरह भी काम करता है। तो आप ये सारे एक्ट देख सकते हैं, यहां तक कि एनसीबी, आप जानते हैं एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि वो भी एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो नारकोटिक, ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1986 के तहत बनाई गई है। अब इन ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के व्यापार से कई बार टेररिस्ट को भी फाइनेंस किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो एक लिंक्ड ऑफेंस बन जाता है और इस वजह से एनआईए उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। एनआईए के पास केस जाता कैसे है? देखिए, सेक्शन 6 ऑफ एनआईए एक्ट ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अगर कोई केस ऐसा आता है जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में आ जाए तो आप स्टेट गवर्नमेंट के तहत उस केस को एनआईए को रेफर कर सकते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको गो हेड देगा कि यस यू कैन गो हेड एंड इन्वेस्टिगेट दिस केस। साथ ही साथ सेंटर अपने आप से भी एनआईए को कोई केस सौंप सकता है। दैट मीन्स इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक कि कोई भी शेड्यूल ऑफेंस इन्वॉल्व है तो उसके तहत एनआईए को केस सौंपा जा सकता है एंड स्टेट गवर्नमेंट उसमें क्वेश्चनिंग नहीं कर सकती है, उनको वो केस हैंड ओवर करना ही होगा। दैट इज वाई एनआईए इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीगल एजेंसी दैट इज वर्किंग ऑल इंडिया लेवल। एनआईए के एक्ट के अंदर, कानून के अंदर 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, 2019 में आपके मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग एनआईए अमेंडमेंट एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर इसमें फोकस किया गया था जब एनआईए के कानून को बदला गया। सारे एस्पेक्ट्स एनआईए की पावर को बढ़ाने और एनआईए की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के पीछे लगे हुए हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है।
सबसे पहले तो एनआईए एक्ट में क्या हुआ, न्यू ऑफेंसेस ऐड किए गए इसके शेड्यूल में। तो आपको पता होगा कि जो क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसमें से कई बार जो इनकम जनरेट होती है, जो पैसा जनरेट होता है, वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। या मैं आपको ड्रग्स की एग्जांपल देता हूं, ड्रग स्मगलिंग की एग्जांपल। ड्रग स्मगलिंग की एग्जांपल देता हूं जिससे इंसर्जेंट्स या टेररिस्ट्स और स्मगलर्स, ये दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सिम्बायोटिक मतलब दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। जो इंसर्जेंट्स होते हैं या जो टेररिस्ट होते हैं उनके पास वेपन्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो वायलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए वो स्मगलर्स को सेफ पैसेज दे सकते हैं। बदले में स्मगलर्स के पास जो इनकम आती है इलीगल ट्रेड से, नारकोटिक्स ट्रेड से या वेपन्स के ट्रेड से, उसका इनकम इंसर्जेंट्स का कुछ हिस्सा बन जाता है। तो इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दोनों के बीच में आप बना भी सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन मेंस में आ जाता है। अब एनआईए अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ कि काउंटरफिट करेंसी बनाना, प्रोहिबिटेड आर्म्स की सेल करना या मैन्युफैक्चर करना, साइबर टेररिज्म, ये सारी चीज़ें न्यू ऑफेंसेस के अंदर ऐड कर दी गई शेड्यूल में। साथ ही साथ भारत के बाहर जो केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने की जुरिस्डिक्शन दे दी गई एनआईए को। आपको पता होगा अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी टेरर अटैक्स होते हैं इंडियंस के अगेंस्ट, तो जब इंडियंस उसमें अफेक्ट होते हैं तो उन केसेस के अंदर एनआईए को बाहर जाके इन्वेस्टिगेट करने की भी अथॉरिटी होती है, अनटिल अनलेस आपने उस कंट्री के साथ कोई ट्रीटी साइन की हो या उस कंट्री के डोमेस्टिक लॉज अलाउ करते हो कि कोई फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आके वहां पे इन्वेस्टिगेट करे। तो एनआईए के ऑफिशियल्स अफगानिस्तान गए थे जब गुरुद्वारा बॉम्बिंग हुई थी। तो इस वजह से आप ये ध्यान में रखें कि एनआईए के पास एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन है भारत के बाहर भी। आखिर में इस एनआईए अमेंडमेंट एक्ट से और क्या कहा गया था, क्योंकि एनआईए के कई सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं जुडिशरी में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दे दी गई थी कि वो डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे जो सेशंस कोर्ट होते हैं, देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेशंस कोर्ट होता है क्रिमिनल कोर्ट, जहां पे क्रिमिनल लॉ वाले केसेस जाते हैं, तो सेशंस कोर्ट को वो कन्वर्ट कर सकते हैं स्पेशल कोर्ट में एनआईए के अंडर। तो एनआईए एक्ट वाले जितने भी ऑफेंस होते हैं या एनआईए के शेड्यूल वाले जितने भी ऑफेंस होते हैं उनका ट्रायल इन सेशंस कोर्ट जो कन्वर्ट हो गए स्पेशल कोर्ट में, वहां पे कंडक्ट किया जा सकता है। तो एनआईए के अमेंडमेंट से ये हमने देखा कि 3 चेंजेस लाए गए। जाते जाते आपको एक और इंफॉर्मेशन दे जाता हूं, आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है, आपको ऐसा लगता है आपने एनालिसिस किया और आपको लगा कि जी ये सब्जेक्ट तो हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है, इसमें हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप अपना बंडल ऑफ कोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं स्लीपी क्लासेस में। तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये देखिए 10 सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं और आप 2 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 3 का बना सकते हैं, या एक ही सब्जेक्ट लेना चाहें वो भी ले सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट उस सब्जेक्ट का कंटेंट मिलेगा। तो फॉर प्रीलिम्स, मेंस, डेली क्विज, मंथली करंट अफेयर्स, तो कंप्लीट एनालिसिस आप उसका देख सकते हैं। और इस तरीके से हम आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।